राजस्थान में है फिर से चुनाव, देखते हैं किसका फिट बैठता है दांव। किसकी है तैयारी बहुत और कौन कौन है तैयार, किसका और कौन कौन है दावेदार। देखना न भूलें चुनाव 2023 दावेदार, सिर्फ एसटीवी पर। नमस्कार, आज एक बार फिर हम आपके बीच में हाजिर हैं अपना वही प्रोग्राम लेकर दावेदार। दावेदार के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये क्या प्रोग्राम है, क्यों शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। हम आपको बताते हैं दावेदार प्रोग्राम में हम उन लोगों को मंच पे लाने का प्रयास करते हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं या राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं या आगामी विधानसभा चुनाव में वो विधायक बनना चाहते हैं, जो अपनी दावेदारी करते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 होने वाले हैं, तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो आगे आकर के राजनीति में कुछ काम कर पाए। इसी उद्देश्य से हम उन लोगों को मंच पर बैठाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनके विचार जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए क्या करना चाहते हैं या उनका उद्देश्य राजनीति में आने का क्या है, उनका विजन क्या है, वो अपने क्षेत्र के विकास की दृष्टि से क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। इन सब बातों को लेकर हम अलग अलग क्षेत्र के ऐसे जनप्रतिनिधियों और दावेदारों को मंच पर लाते हैं, उनके विचार सुनते हैं, उनके विचार जो आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आने वाले समय में अगर पार्टी उनको मौका देती है, विधायक के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आते हैं, तो आपको उनके विचार पहले पता होंगे, तो आपके लिए भी उनको समझने में आसानी होगी। तो आज इसी कड़ी में एक और दावेदार हमारे साथ हैं जो किशनगढ़ बास विधानसभा से हैं, महिला हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर विनोद कुमारी सागवान की, जो कोट कासिम से प्रधान हैं, पूर्व एमपीएस रह चुकी हैं और राजनीति में लगातार वो सक्रिय हैं। उनका पूरा परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय रहा है। उनके पति डॉक्टर मानवीर सागवान, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से संपर्क में थे और उनके साथ काम कर चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव में डॉक्टर विनोद कुमारी सागवान पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं। किशनगढ़ बास विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहां से उन्होंने दावा किया है। तो हम उनका पहले स्वागत करेंगे। विनोद कुमारी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि दावेदारी आपकी है जी। प्रोग्राम का नाम दावेदार है जी। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आप सबसे पहले कि आप जो दावा कर रहे हैं उसका आधार हम जानना चाहते हैं, और आप औरों से अपने आप को अलग कैसे मानते हैं। दावेदारी मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, 36 बिरादरी से जुड़ी हुई हूँ जी, और शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ। मैं स्वयं शिक्षित हूँ, कॉलेज चलाती हूँ, समाज के बीच में रहती हूँ और वर्तमान में प्रधान हूँ जी। इसलिए अभी जो हम बात कर रहे हैं कि लगातार आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं जी। मौजूदा समय में प्रधान हैं जी। तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने प्रधान रहते हुए अपने क्षेत्र में क्या काम कराए होंगे। प्रधान बने हुए लगभग 1.5 साल हुआ है जी। थोड़ा ऊपर समय मान लो। काफी कुछ विकास कार्य मैंने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में करवाए हैं। जी। गवर्नमेंट बजट देती है और बजट बराबर 36 बिरादरी के सरपंच मेरे पास हैं। मैं सभी सरपंचों को बजट देकर काम करवाती हूँ। खासकर महिलाओं के कहने पर कई काम ऐसे हैं, जैसे पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, तो मैं वो भी काम करवाती हूँ। हर सरपंच को साथ लेकर चलती हूँ। मैं थोड़ा सा आपके विधानसभा क्षेत्र को समझना चाहूंगा। आपके क्षेत्र में जातिगत समीकरण क्या है? अगर ऐसा एक बार नजरिया होता है ना कि आजकल पार्टी जातिगत समीकरण पे भी जाने की कोशिश करती है, क्या आप मानते हैं जातिगत समीकरण कोई वैल्यू रखता है या सबसे आपका समान रिलेशन बना हुआ है? देखिए, ऐसा है, हम आर्य समाज ही रहे हैं, मेरा परिवार जो रहा है जी। वो पीहर पक्ष भी और ससुराल पक्ष भी। और आर्य समाज ये कहता है कि जात पात को मत मानो, सबको एक साथ लेकर चलो और सबके घर बैठकर रोटी और पानी पियो। जी। रोटी खाओ, पानी पियो। बहुत अच्छा। तो जाति का जो है ये रेसिज्म जो फैला हुआ है, कास्टिज्म का, ये मेरे अंदर नहीं है। मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती हूँ।
मेरे मन में ये कतई नहीं आएगा कि कहीं जात मेरे आगे आ रही है। जी। भले ही मैं किसी भी मतलब जाट कौम से मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 35 बिरादरी से मेरा कोई प्रेम भाव नहीं है। जी। मेरा 36 बिरादरी से प्रेम भाव, सभी को साथ लेकर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलती हूँ, सबके साथ चलती हूँ। जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी आपकी एक मजबूत पकड़ है, जैसा हम भी देखते रहते हैं, लगातार आप हर कार्यक्रम में सक्रिय होकर नजर भी आती हैं, क्योंकि अब चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव सामने है। अगर पार्टी आपको कहीं मौका देती है तो हम एक आपका विजन वो जानने का प्रयास करते हैं कि एक व्यक्तिगत मैनिफेस्टो होता है हर आदमी का कि अगर मैं प्रत्याशी के तौर पर बीच में आता हूं, जनता के बीच आता हूं, तो किन मुद्दों को लेकर मुझे आना है। क्योंकि अभी हाल ही में आपके क्षेत्र को जिला भी बना दिया गया है, तो जिले की दृष्टि से कैसे विकास कार्य होने चाहिए, किन मुद्दों को आप आगे फ्यूचर में देखती हैं कि इस क्षेत्र में तभी विकास हो पाएगा? देखिए, 1947 में भारत आजाद हुआ था जी। तब किसी कवि की एक कविता आई थी कि पहरवे सावधान रहना ये अंधेरी रात है। जी जी। उसका भावार्थ यही निकलता है कि हम आजाद तो हो गए, लेकिन अभी आजादी का मतलब नहीं समझे। तो हम जिले वासी तो बन गए, लेकिन जिले की क्या क्या बातें हैं, क्या क्या विस्तार होना है, कैसे होना है, कब होना है और कहाँ कहाँ से होना, उन बातों को हम समय के साथ साथ लेकर चलेंगे। जिला बनने के बाद सबको पता है कि मूलभूत सुविधाओं का होना, अच्छे अधिकारियों का आना, महिलाओं की शिक्षा की तरफ, महिलाओं के कहें कि उनके संरक्षण की तरफ ध्यान देना, और उसके साथ साथ और ऐसे कई आयाम हैं जिनको हम अगर लेकर चले तो हम जिले के हिसाब से बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। यातायात का है और ऑफिसेज का है, जी। मूलभूत सुविधाओं का है, व्यक्ति का रोटी कपड़ा और मकान की बात आ जाती है, वो भी इसमें आता है। तो जिला बनने के बाद तो कितने ही आयाम खुल गए जिनके ऊपर हम वर्कआउट कर सकते हैं, जी। समाज को और आगे बढ़ा सकते हैं, समाज के बीच में रहकर उनको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं और स्वयं भी सीख सकते हैं कि हमें जिला बनने के बाद हमें जिले को अच्छा बनाने के लिए, द बेस्ट देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं। सागवान जी, कुछ ऐसी समस्या होती हैं जो हर क्षेत्र में नजर आती हैं। जी। कुछ ऐसी समस्या आपके क्षेत्र में भी हैं, हम भी देखते हैं लगातार। पानी एक बड़ी समस्या है। आपके क्षेत्र की बात करूं, भूजल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, लगातार लोग आंदोलन भी करते रहते हैं, और चाहे ईआरसीपी जैसी योजना हो या और मुद्दे हों, लेकिन उसका रिजल्ट परिणाम सामने नहीं आ पा रहा। क्योंकि अब आप एक दावेदारी के रूप में विधायक के तौर पर अपनी दावेदारी कर भी रहे हैं, तो वो विजन भी क्लियर होना चाहिए कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। पानी के बिना मानव जीवन तो क्या, पूरी सृष्टि ही अधूरी है, निष्क्रिय हो जाती है। ये बात तो सही है। और जब पानी ही नहीं होगा तो व्यक्ति कैसे रहेगा और ये जीव कैसे रहेगा जो इस धरती पर है। कोई भी नहीं जीवित रह सकता, सब खत्म। और जब पानी की बात फिर से आती है तो ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार उसमें अपनी एक अड़चन डाल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो बजट भी घोषित कर दिया कि इतना बजट मैं दूं, और उसमें भी वो नहीं मान रहे। तो केवल और वो केवल किसानों का भला नहीं चाहते, वो आम व्यक्ति का भला नहीं चाहते, और इससे कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के मन में भी, एक जनमानस के मन में भी ये भाव पैदा हो रहा है कि जब हमें पानी की आवश्यकता है और उस वक्त पानी नहीं मिलेगा तो हम किसको कहेंगे कि हमें पानी दो, और फिर वोट मांगने का हक कहाँ से आ जाएगा। जी। तो समाधान पे क्या विचार? समाधान पे तो ये है कि या तो ईआरसीपी को और बढ़ावा दिया जाए, उनसे किसी तरह से बात बने दोनों पार्टियों के बीच में। हमारे एमपी साहब हैं, वो कहीं से थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें। सीएम साहब तो घोषित कर चुके अपने बजट को कि मैं इतना दे दूंगा, और आवश्यकता पड़ी तो उनका तो एक वाक्य है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो ये वाक्य बहुत बड़ा वाक्य है, दिल खोल के रख दिया उन्होंने। तो सिम सिम खुल जा, वो ऐसा दरवाजा खोल दिया कि अब बंद होने का नाम नहीं ले रहा जी। तो उनकी तरफ से कहीं कोई कसर नहीं है। फिर हमसे लगता हुआ हरियाणा बॉर्डर है, हरियाणा में नहरें अपनी आई हुई हैं, तो अगर कहीं बात बने
तो हम नहरों से प्रयास किया जा सकता है कि नहरों के जरिए यहाँ पे पानी पहुंचे जी, किसी भी हम तरीके उनको से, जुड़वा सकते हैं। वो एक प्रयास हो सकता और एक है। बहुत बड़ा प्रयास है, अगर सफल हो जाए तो यहाँ का किसान भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही कुछ मुद्दे और हैं, बेरोजगारी, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया डेवलप नहीं हो पाया आपके क्षेत्र में, अगर हुआ है तो वहाँ स्थानीय रोजगार नहीं मिल पा रहे, तो एक बड़ी समस्या युवाओं के रोजगार को लेकर है। कोई ऐसा विजन दिमाग में आता है कि कैसे इनको रोजगार मिल पाए? देखें आप, पिछले 7-8 साल से 7 साल से सुनते आ रहे थे 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, एक नया भारत होगा। बचपन में सुनते थे भारत सोने की चिड़िया है, और अब सुनते हैं कि भारत 2000 नौकरी देने वाला है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बेरोजगार और बेरोजगार हो गए। कितने ही युवा एजुकेटेड होने के बाद भी अपने घर बैठकर मानसिक रूप से और कुंठित हो रहे हैं, केवल और केवल वो रोजगार न मिलने के कारण। हमें प्रयास क्या करना चाहिए? अब हमें तो यही प्रयास करना चाहिए, हमारे आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज खुली हैं, कंपनीज खुली हैं, उनसे मिलना चाहिए। सरकार को थोड़ा सा इसमें दबाव बनाना चाहिए, अपना स्थानीय दबाव बनाना रोजगार देने चाहिए के लिए। कि भाई उन बेरोजगार युवाओं को वहाँ मौका मिले, और मौका मिले तो उनको पहले चरण में ऐसी प्राथमिकता के तौर पर उनको नौकरी मिले कि हाँ वो बच्चे अपने आप को सक्षम समझें, समर्थ समझें। और फिर कहीं ना कहीं जब बेरोजगारी हट जाएगी तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। आपस में बच्चों में कहीं ना कहीं विद्वेष भाव तो फैल ही रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लड़ाई झगड़े और कई तरह की बातें हो जाती हैं। नौकरी मिलेगी तो उसमें व्यस्त हो जाएगा। तो कंपनीज से हमें बात करनी चाहिए और उन युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार मिलना देना चाहिए। जी जी। आप किशनगढ़ बास विधानसभा से आती हैं। पिछले आपके विधायक भी कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं, भले ही बसपा से जीत करके गए थे, और वो गहलोत साहब के नजदीकी भी अपने आप को बताते हैं, जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं। चर्चा जो बाजार में होती है, कितने नजदीक है वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिन पे आज तक समाधान नहीं हुआ। ये आपको भी पता है, किशनगढ़ से कोट कासिम सिर्फ एक बस चलती है। आपको ये भी पता होगा, खैरतल से कोट कासिम एक भी बस नहीं है। क्या ये बड़ी समस्या नहीं है? क्यों नहीं ध्यान दिया गया आज तक? तो आप क्या सोचते हैं इन समस्याओं को लेकर कि यातायात सुगम कैसे हो? यह भी एक बड़ा मुद्दा है। जब तक यातायात सुगम नहीं होगा तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के पास तो व्हीकल्स नहीं है। कहीं ना कहीं व्यक्ति रोडवेज की बसों में भी जाते हैं, और अब तो एक ऐसा चलन आ गया कि जहां बसें चलती हैं वहां व्यक्ति सुबह अपनी ड्यूटी पे जाता है और शाम को बस से ही अपने घर आ जाता है, क्योंकि वो सुरक्षित होता है। ठीक है। बस में बैठने के बाद वो सुरक्षित हो जाता है। ये सही है कि रोडवेज बसेज हमारे यहाँ नहीं चलती, कारण कुछ भी रहा हो वो तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन बसें नहीं चलती ये सही बात है। अगर बसें चलाई जाएं तो यात्रियों को सुविधा होगी, यात्रियों को फायदा भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात महिलाओं को फायदा मिलेगा, क्योंकि सीएम साहब ने कह दिया कि उनका किराया आधा है, वो कहीं आए कहीं जाए। तो यहाँ तो महिलाएं भी यातायात से वंचित हो गई। तो ये इस पे काम करने की आवश्यकता नजर आती है। तो इस पे तो बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। और रोडवेज बस के लिए मैंने लिख के भी अपने लेटर हेड पर मैंने महंगाई राहत कैंप जब लगे थे उसमें रोडवेज के अधिकारी बैठते थे, उससे पहले भी मैंने दिया है कि आपको कई ऐसी रूट हैं जिन रूटों के ऊपर आपने बस चलानी चाहिए। तो ये होना चाहिए, यातायात सुगम हो, हर व्यक्ति को लाभ हो और महिलाओं को खासकर लाभ हो। जी। अब महिलाओं की आपने जिक्र किया है, आप शिक्षा से भी जुड़ी हुई हैं, महिलाओं को शिक्षा भी देते रही हैं, छात्राओं को पढ़ाती रही हैं, तो आपको लगता नहीं कि मेवात क्षेत्र भी लगता हुआ है आपके साथ में? खासतौर से बालिका शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो उस पर कितना फोकस आप करना चाहेंगे? बालिका शिक्षा पर मैं फोकस भी करना चाहूंगी और मैं कुछ कहना भी चाहूंगी। जी। जब मैं 10th क्लास में थी मेरी शादी हो गई थी, और मुझे लगा जिस परिवार में मैं गई थी वो हाईली क्वालिफाइड परिवार है एजुकेशन में। जी। तो मुझे लगा कि तू कहीं पिछड़ तो नहीं गई इन लोगों से। हालांकि शादी हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप पढ़े लिखे हैं तो मुझे भी आप पढ़ा दे तो अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा आप पढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया कॉलेज में। जी। तो मैंने बीए, उसके बाद फिर
कंटिन्यूटी बनी रही, रेगुलर स्टूडेंट रही मैं। जी। घर की जिम्मेदारी भी मैंने संभाली, बीए किया, फिर बीएड, फिर एमए, फिर एमफिल, फिर एमएड, उसके बाद पीएचडी, और उसके बाद लास्ट डिग्री जो जीवन की होती है वो डीलिट, वो मैंने किया। तो जब मैंने इतना संघर्ष करके परिवार को सहेज के, बच्चों को पाल के इतना सब कुछ किया है, तो मैं अपने अंदर हर उस बालिका को देखना चाहूंगी कि जो शिक्षा के मायने में बहुत पीछे रह गई है, वो हालात रहे हों, वो समाज की बातें रही हों, या उस समाज में स्कूलों का न होना हो, या माता पिता इतने जागृत न हो, या फिर कहीं स्कूलों की कमी रही हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है बालिका शिक्षा का, और मेवात के क्षेत्र में खासकर है। बालिकाओं को कम पढ़ाया जाता है, और जब बच्चियां पढ़ेंगी ही नहीं तो वो दो परिवारों को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। दो परिवार के यहाँ अपने माता पिता हैं, बहन भाई हैं, उधर अपने बच्चे हैं, अपना है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी जी, कि खुदा ना खास्ता जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और महिला अनपढ़ है, वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ है, तो वहाँ केवल और केवल उसका साथी एजुकेशन है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। अगर वो शिक्षित है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। महिला का पढ़ा लिखा होना बेहद इसलिए मैं मानती हूँ हर बालिका को पढ़ना चाहिए, हर माता पिता को अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहिए, उसको शिक्षित, उसको संस्कारी और उसको समर्थ बनाना चाहिए। जी, चलिए एक सवाल और आपसे कर लेते हैं, क्योंकि महंगाई राहत कैंप पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, और मैं आपको भी देखता रहता हूँ, आपके सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट आते रहते हैं, आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद दिलाने का प्रयास करते हैं। क्या ये चुनावों में सहायक होने वाला है, ऐसा लगता है? कितना बेनिफिशियल है लोगों के लिए? चुनाव में ये रामबाण है, रामबाण है ये, ऐसा लगता है। और ये इसलिए है क्योंकि गहलोत साहब ने ऐसा कुछ कर दिया जो मैंने अपनी आयु में कभी नहीं देखा। ठीक बात। और इतना कर दिया कि आशा के विपरीत हर व्यक्ति को मिला है। और सबसे बड़ी बात तो मैं अपने ब्लॉक की ही करूंगी कि मेरा ब्लॉक कोट कासिम जिला अलवर में पहले नंबर पर आया है, पूरे राजस्थान में 5वें नंबर पर आया है। घर घर जाकर मैंने एक तरह से महिलाओं को जागृत किया, एक रेरा लगवाया गांव में, हर सरपंच को कहकर कि आप रेरा लगवाएं कि जो महिला जनाधार से नहीं जुड़ेगी उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। और जब महिलाओं में ये बात गई तो वो सुबह सुबह उठकर अपने आप आ जाती कि हमें जनाधार से जुड़ना है, अदरवाइज उनको न तो 100 यूनिट बिजली की मिलनी थी, ठीक बात, न उनको उज्ज्वला गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलना था, न ही उनको 10 लाख कहीं इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो जाए वो मिलने थे। और सबसे बड़ा तोहफा जो गहलोत सरकार ने दिया है 25 लाख रुपए का एक मुआवजा किसी भी मरीज के लिए, वो बुजुर्ग जिनका हार्ट की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है, घर में बड़े बड़े ऐसे परिवार हैं 25 लाख रुपए इकट्ठे नहीं मिल पाते, और गहलोत सरकार 1 सेकंड में वो जारी करवा देती है। तो इससे बड़ा तोहफा तो अलाउद्दीन का चिराग भी नहीं हो सकता जो हमें मिल जाए। तो गहलोत लोगों को फायदा मिल रहा है, मतलब बिल्कुल लोग इतने खुश हैं। वो कृषि कनेक्शन 2000 यूनिट का, 100 यूनिट का मैंने बता दिया, उज्ज्वला गैस का बता दिया आपके, और ये नरेगा का 125 दिन का बता, ये है 125 दिन गांव में, 125 दिन शहर। काम करते करते सारी योजनाएं टिप्स पे आ गई होंगी आपके। तो बिल्कुल सारी योजनाएं, क्योंकि मैं डेली कम से कम 20 बार बोलती थी, जहाँ जहाँ कैंप होता था गांव में जाती थी, महिलाओं से मिलती थी, और महिलाएं इसमें इतनी जागृत हुई हैं कि वो फोन करके भी मुझसे बताती है कि यहाँ ये समस्या है और यहाँ इस समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं 1988 से एजुकेशन में हूँ, एज ए टीचर में लगी थी, और आज इतना समय हो गया तो एजुकेशन से जुड़ी हूँ। बालिकाओं का कॉलेज है तो संभाल के उनको पढ़ाना, उनको शिक्षित करना, और उसके साथ साथ एक नैतिक शिक्षा देना, समाज की अच्छी और बुरी बातों को उनको समझाना। और यहाँ तक भी आफ्टर मैरिज आपको कैसे परिवार के साथ एडजस्ट करके रखना है, वो भी संस्कार देने का प्रयास किया जाता है। संस्कार देना, क्योंकि मैंने ये सब किया है। पानी अपनी जगह पर रुकता है तो बेटा आप पानी हो, उस घर में आपको कहाँ रुकना है वो आपको देख कर चलना है, और सास का कहना मानना है, परिवार को संभाल के रखना। तो ये सब बातें बच्चों से मैं करती रहती हूँ, बालिकाओं से, महिलाओं को भी समझाती हूँ। वाद विवाद महिलाओं में आपस में घर परिवार में हो जाते हैं,
हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच मेरी हमेशा रही है। मैं सेल्फ मेड भी रही हूँ अपनी जिंदगी में। तो उस बात से फिर काफी कुछ महिलाओं का मेरी तरफ अच्छा रुझान है। 36 बिरादरी की महिलाओं को मैं साथ लेकर चलती हूँ। बहुत बढ़िया। सकारात्मक रुख के साथ हमेशा काम करती रही है। महंगाई राहत कैंप के जरिए उन्होंने जन जन को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। शिक्षाविद हैं, उनके विचार आप लोगों ने सुने हैं। इन्होंने शायद ही कोई डिग्री होगी शिक्षा के क्षेत्र में, शायद वो छोड़ी हो, लेकिन अब राजनीति में भी कुछ डिग्रियां होती हैं। अब उस डिग्री के लिए ये प्रयासरत है। अगर आपको लगता हो वो डिग्री आप लोग ही दिला सकते हैं, इसलिए हम इन्हें सागवान जी को, डॉक्टर विनोद कुमारी सागवान जी को यहां लेकर आए थे ताकि आप उनकी बातों को समझ सकें, सुन सकें। तो स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला हमारे स्टूडियो में। तो एक बार फिर इजाजत लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और जनप्रतिनिधि के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम दावेदार में। नमस्कार। राजस्थान में है फिर से चुनाव, देखते हैं किसका फिट बैठता है दांव। किसकी है तैयारी बहुत और कौन कौन है तैयार। किसका है दावा तगड़ा और कौन कौन है दावेदार। देखना न भूलें चुनाव 2023 दावेदार, सिर्फ STV पर।